हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट। आप सभी का विक्ट्री मेंटरशिप प्रोग्राम पर स्वागत है। मेरा नाम सीमा है और जैसे कि 2 क्लासेस हमारी हिस्ट्री की अब तक हो चुकी है। हमने यूरोपियन कंपनी से स्टार्ट किया था जिसमें हमने पुर्तगाल की कंपनी को कल की क्लास में ख़त्म किया था। उसका थोड़ा सा आज रिकॉल करेंगे एक बार और फिर हम आपकी दूसरी कंपनी जो यूरोपियन आती है डच कंपनी, वहाँ से फिर हम आगे शुरुआत करेंगे। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं। आप सभी को पता है कि जो आपकी पुर्तगाली कंपनी आती है वो आपकी कब आती है? प्रथम जो आपके कंपनी थी यूरोपियन वो थी आपकी पुर्तगाल। जो पुर्तगाल आते हैं वो 1498 में 1498 में भारत में आता है। वो पहला व्यक्ति था आपका वास्को डी गामा। ठीक है, वास्को डी गामा पहले पुर्तगाल थे जो आपके भारत में आते हैं। फिर वास्को डी गामा वापस आपके 1502 में फिर आए थे। जब ये पहली बार आपके यूरोप में भारत से यहाँ से मसाले लेके गए थे तो इन्होंने 60 गुना वहाँ पे प्रॉफिट कमाया था। इसी की लालच में दोबारा आपके भारत में वापस आपके मसालों की खोज के लिए एक बार वापस आते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपके जो गवर्नर जनरल आए थे प्रथम, वो थे आपके फ्रांसीसी डी अल्मेडा। फ्रांसीसी अल्मेडा जो आपके 1505 में ये भारत में आते हैं और पहले गवर्नर बन के आते हैं। थोड़ा बहुत रिकॉल कर लीजिए ताकि आपको याद रहे, क्योंकि ये आपके जो पीटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके फैक्ट पूछे जाते हैं जिसमें आपको ये ध्यान रहना जरूरी है। दूसरे जो आपके थे वो अल्ब्रुक थे जो आपके गवर्नर बन के आते हैं, जो 1500 आपके 9 में भारत में आते हैं, जिसको वास्तविक गवर्नर बोला जाता है। वास्तविक गवर्नर बनके, यानी कि अगर आपसे पूछा गया है कि पुर्तगाल का प्रथम गवर्नर कौन था तो प्रथम गवर्नर थे आपके फ्रांसीसी डी अल्मेडा। लेकिन अगर वास्तविक आपको गवर्नर पूरा पूछा जाए तो वो थे आपके अल्ब्रुक। और तीसरे गवर्नर बनके जो आए थे वो थे आपके नूनो डी कूना। नूनो डी कूना जो आपके 1529 में आते हैं भारत में गवर्नर बनके। जो आपको पता होगा कि गोवा को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। पहले जो इनकी राजधानी थी वो कोचीन थी, लेकिन आपके नूनो दी कूना ने कोचीन से स्थानांतरित करके गोवा को अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, तो ये मेन फैक्ट है जो आपके इससे क्वेश्चंस बने हुए हैं आपके ऑल एग्जामिनेशन कॉम्पिटिटिव हो या यूपीएससी हो या वो आपके ऑल स्टेट पीसीएस हो। ठीक है, तो इसके बाद में हम अपनी डच कंपनी के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई भी अगर दिक्कत आ रही है तो आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा हमें। और जहाँ तक हो ये हिस्ट्री का सेक्शन, आप सभी को मालूम है कि हिस्ट्री का सेक्शन ऐसा है जिसमें डेट को लेके आपके ऊपर नीचे हो सकता है। अगर ऐसा कोई भी आपको लगता है कि नहीं मैम ने बताया हुआ उसमें कुछ डेट का गलत है तो हो सकता है कि उसमें आपकी डेट एनसीईआरटी में अलग दी जाती है, आपके जो बुक्स होती है ऑथर की उसमें अलग होती है। तो आप हमें अपने कमेंट में बताइएगा ताकि हम इसको नेक्स्ट क्लास में आपको सॉल्व करके बता सके। ठीक है, तो अब हम डच कंपनी के बारे में देखेंगे। आपको पता है कि सेकंड कंपनी थी डच जो आपके भारत में एंटर होती है। ठीक है, ये डच कंपनी कहाँ की थी? हॉलैंड नीदरलैंड की ये आपकी कंपनी थी जो 1602 में ये कंपनी आपकी बनती है। कहाँ पे बनती है? नीदरलैंड में बनती है, जिसे यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ नीदरलैंड के नाम से जाना जाता है। ये डच कंपनी जो थी इसको दूसरे नाम से भी जाना जाता है, वीरेंद्र पोस्टेडेस इंडेस कंपनी के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये मेन फैक्ट है, इसको आप लोगों को ध्यान रखना है क्योंकि ये पूछे जाते हैं आपके डायरेक्टली, आपके ऑप्शन बनते हैं। अब हॉलैंड में इसको जो अधिकार मिला था वो 21 वर्ष के लिए मिला था। वो मिला था भारत और पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने के लिए मिला था इस कंपनी को।
1605 में आपकी डच कंपनी ने मसूलीपट्टनम में अपना प्रथम कारखाना जो है वो आपका स्थापित किया था। तो सबसे इंपॉर्टेंट है जहाँ से आपके क्वेश्चंस बनते हैं वो यही एक पॉइंट है, वो है कि आपकी डच का जो पहला कारखाना था वो कहाँ पे था, वो था आपका मसूलीपट्टनम में, पहला कारखाना। क्योंकि ऑलमोस्ट जो आपके क्वेश्चन आप तक पूछे हुए हैं वो सीधे सीधे यही पूछे हुए हैं कि किस कंपनी ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया, कब किया, किसने किया। ठीक है, तो वो था आपका मसूलीपट्टनम, 1605 में किया था। अब आपके जो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में कंपनियों ने फैक्ट्री खोली थी अपनी डच कंपनियों ने, तो सबसे पहले जैसे कि 1605 में मसूलीपट्टनम में खोली थी, वो आपकी पहली फैक्ट्री थी। ठीक है, ये पहली फैक्ट्री थी। उसके बाद में आपके पुलिकट में खोलते हैं 1610 में, सूरत में 1616 में खोली गई, फिर आपके 1641 में आपके विमलीपट्टनम में खोली गई थी, 1605 में आपके करिकाल में, 1653 में आपके सिंचुरा जो त्रिपुरा में है, और आपके 1658 में कासिम बाजार, बड़नगर, पटना, बालासोर और नागापट्टनम यहाँ पे कंपनियां खोली गई, और अंतिम में खोली गई थी वो आपके 1663 में कोचीन में ये कंपनी आपके खोली गई थी। तो ये क्रम है आपके कंपनियों का कि इन डच कंपनियों ने कहाँ कहाँ आके अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो इम्पोर्टेंट है आपको पहला कारखाना स्थापित करना याद रखना, ताकि क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, 1690 तक पुलिकट में डचों का जो मुख्यालय था, ठीक है, आपके 1690 तक जो पुलिकट है वहां पे डचों का मुख्यालय था, लेकिन 90 के बाद में नागापट्टनम को पुलिकट के स्थान पर इन्होंने अपना मुख्यालय बना दिया था, पुलिकट के स्थान पे क्या, नागापट्टनम को। उसके बाद में डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख या हेड होते थे उनको फैक्टर कहा जाता था। ठीक है, जैसे आपके पुर्तगाल में जो गवर्नर भेजे जाते थे उनको गवर्नर बोला जाता था, सीईओ, उसी तरह आपके डच फैक्ट्रियों के जो प्रमुख होते थे उनको फैक्टर कहते थे। ठीक है, डचों द्वारा जो निर्यात की जाने वाली यहाँ पे कौन कौन सी वस्तुएं थी जो इन्होंने भारत से निर्यात की थी, वो थी आपके सबसे इंपॉर्टेंट वस्त्र हुआ, आपका नील हुआ, सोना, कच्चा रेशम हुआ, अफीम, चावल हुआ, नमक हुआ। ये आपकी वस्तुएं थी जो यहाँ से निर्यात की जाती थी डचों के द्वारा। और मसालों के स्थान पर, यानी कि डच का जो महत्वपूर्ण यहाँ पे लक्ष्य था वो मसाला ना होकर सूती वस्त्र था भारत का, क्योंकि मसाले तो उनको वैसे भी इंडोनेशिया से प्राप्त होते थे, लेकिन जो सूती वस्त्र था उनके लिए मुख्य उद्देश्य था भारत को टारगेट करने का। ठीक है, तो मसालों के स्थान पर सर्वप्रथम सूती कपड़ों के निर्यात पर इन्होंने ज्यादा यहाँ पे भारत में बल दिया था। फिर उसी के बाद में आपको पता था कि इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे वैसे पहले से ही यहाँ पे आपकी आ चुकी थी, जो एक तरीके से ताकतवर थी, प्राइवेट कंपनी थी। तो डच कंपनी ने ऑलरेडी पुर्तगाल और अंग्रेज जो थे दोनों के विवाद चले आ रहे थे, दोनों एक दूसरे को किसी क्षेत्र को लेके, अपने बिजनेस को लेके वो झगड़ती रहती थी। तो डच कंपनी ने अपने सिर्फ यहाँ पे जो आई थी ना कि मसालों के लिए, वो सिर्फ अपने यहाँ पे सूती वस्त्रों के लिए आई थी। इसलिए जब अंग्रेजों के साथ में 1759 में आपका वेदरा का युद्ध होता है, ये वेदरा का युद्ध ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है बहुत बार कि 1759 में जो आपका वेदरा का युद्ध हुआ था, ये वेदरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था, सीधा पॉइंट पूछा जाता है, वेदरा का युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो ध्यान रखना है कि वेदरा का युद्ध जो होता है वो डच और वो आपके डच वर्सेस इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में आपका ये युद्ध होता है। ठीक है, और ये युद्ध होने के बाद में जो आपकी डच कंपनी होती है वो अपनी सारी कंपनियां बेच के यहाँ से, मतलब बेच के, अंग्रेजों को बेच के यहाँ से हमेशा के लिए वो चली जाती है। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि अगर सूती वस्त्रों का यहाँ पे उनका जो चाहिए था बिजनेस वो उनको मिल गया था, बाकी जो मेन मसालों का था, तो मेन मसालों के लिए इनको पहले ही इंडोनेशिया जो महाद्वीप है वहां से इनको यहाँ पे पूर्ति इनकी हो रही थी। ठीक है ना, तो ये आपकी डच कंपनी के बारे में हमने देखा। इसमें आपको मेन जो कीवर्ड ध्यान रखने हैं वो है आपका, सबसे पहले ये ध्यान रखना कि जो डच कंपनी थी उसकी स्थापना कब होती है, तो 1602 में होती है। फिर उन्होंने सबसे पहले अपना कारखाना कहाँ पे खोला था, तो 1605 में मसूलीपट्टनम में इन्होंने अपना पहला जो है वो कारखाना खोला था। और उसके बाद में आपको ये ध्यान रखना है कि 1759 में जो वेदरा का युद्ध होता है वो किन के बीच में होता है, तो वो होते हैं डच और आपके इंग्लिश कंपनी के
बीच में होता है। मतलब इंपॉर्टेंट ये 3 ही फैक्ट है जिससे आज तक क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके, ठीक है। अब हम देखेंगे आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है, जो बहुत ही आपके लंबे समय तक शासन करने वाली कंपनी भी रही है और अपने आप में एक ताकतवर कंपनी भी रही है ये, ठीक है। तो 31 दिसंबर 1600 को मर्चेंट्स एडवेंचर के नाम पे एक व्यापारिक संघ की यहाँ पे स्थापना होती है, ठीक है। सबसे पहले इस कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर आपको 1600 को लंदन में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। और इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में नाम दिया गया, यानी उस नाम से ये फिर जानने लगी। और इसको जो 15 वर्ष का एक एग्रीमेंट मिला था वहां की महारानी एलिजाबेथ के द्वारा कि 15 वर्ष के लिए आपको यहाँ पे व्यापार करने के लिए, वो भी पूर्वी देशों के साथ में व्यापार करने के लिए इनको ये पत्र मिला था। 1608 में पहले व्यक्ति आपके जो हेक्टर नामक पहला व्यक्ति है वो आपके सूरत के बंदरगाह पे पहुंचते हैं, यानी कि भारत में आपके एंटर होते हैं, ठीक है। ये आपके ड्रैगन आपके जो जहाज था, उस जहाज का नाम था ड्रैगन जहाज। ये आपके यूपीएससी ने तक क्वेश्चन पूछ रखा है कि जो पहला व्यक्ति आपका हेक्टर मुनरो यहाँ पे भारत में पहुंचा था तो वो किस जहाज से आया था, तो वो आपका ड्रैगन जहाज था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं और यही क्वेश्चन आपके स्टेट पीसीएस में हो, अदर आपके यूपी पीसीएस हो, एमपी पीसीएस हो, आपके डायरेक्ट पूछ सकते हैं, ठीक है। ड्रैगन जहाज से जो था वो आपका हेक्टर मुनरो इस जहाज से आपके सूरत के बंदरगाह पे आके पहुंचता है। फिर सूरत में व्यापारिक कंपनी स्थापित करने के लिए अंग्रेजों का यहाँ पे जो पहला ही प्रयास था वो यहाँ पे विफल होता है, यानी कि इन्होंने सूरत में व्यापार करना चाहते थे क्योंकि सूरत जो था वो वस्त्रों की नगरी के रूप में जाना जाता था, इसलिए हमेशा से अंग्रेजों ने टारगेट बनाया था कि सूरत में हम आपके कोठी बनाएंगे या वहां पे हमें व्यापार करने के लिए जहांगीर के दरबार में गए थे, ठीक है। लेकिन वहां से उनको अनुमति नहीं मिलती है, तो उसके बाद में आपके इन लोगों ने एक तरीके से अस्थायी रूप से, यानी कि आपके जो मुगल काल चल रहा था उस टाइम में, तो जहांगीर से बिना परमिशन के मसूलीपट्टनम में इन्होंने प्रथम आपकी जो कोठी थी वो कारखाना था वापस स्थापित कर लिया था। लेकिन जो वास्तविक कारखाना स्थापित हुआ था सूरत में कर लिया था जब जहांगीर ने उनको अनुमति दे दी थी, तो 1613 में ये स्थापित कर लेते हैं वहां पे कारखाना, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस जो है वो पहला अंग्रेजी व्यापारी था जो समुद्र के रास्ते भारत की भूमि पे कदम रखते हैं और जहांगीर के दरबार में वो आपके पहुंचते हैं, ठीक है। क्योंकि जो कैप्टन हॉकिंस था इसको फारसी भाषा जो थी वो बहुत ही अच्छे से आती थी, यानी कि उसको बहुत ही अच्छा ज्ञान था फारसी भाषा का, इसलिए वो जहांगीर से बात करने में बहुत ही सहज महसूस कर सका, ठीक है। इसलिए जहांगीर ने उनसे प्रशंसा के माध्यम से उनको 400 का मनसब जो था वो प्रदान किया था जहांगीर ने, ठीक है। तो कैप्टन हॉकिंस को जहांगीर के द्वारा 400 का मनसब दिया गया था। और 1613 में सूरत में स्थायी कारखाना स्थापित करने की अनुमति जहांगीर दे देता है, कैप्टन हॉकिंस को दे देता है, ठीक है। 1613 से पहले आपको ध्यान रखना है कि 1612 में ये पहले ही आपकी जो कंपनी है वो मसूलीपट्टनम में खोल चुके थे, ठीक है। मसूलीपट्टनम ने आपकी ये पहली ही फैक्ट्री जो है ये लोग खोल चुके थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि अंग्रेजों के द्वारा पहली कंपनी कहाँ खोली जाती है, तो मसूलीपट्टनम में 1612 में, लेकिन जो वास्तविक कंपनी थी जिसको परमिशन के माध्यम से सूरत में खोला गया था वो थी 1613 में, ठीक है। उसके बाद में ब्रिटिश कंपनी ने 500 पैगोंडा वार्षिक कर देने का यहाँ पे वादा किया था। ब्रिटिश कंपनी कौन देगा, मुगल काल में भिजवाएगा, यानी कि टैक्स देगा, जिसे सुनहरा फरमान के नाम से जाना गया था। 1633 में उड़ीसा में बालासोर और हरिपुरा और 1651 में बंगाल में गुगली पर कारखाने इन्होंने स्थापित कर दिए अंग्रेजों ने। कलकत्ता पे फोर्ट विलियम की स्थापना कर लेते हैं, ठीक है। 1800 में ये स्थापना की गई थी कलकत्ता में आपके, और 1700 ईस्वी में आपके कारखाने इसके अधिकार में सारे कर लिए थे। एक तरीके से कलकत्ता में इन्होंने किला भी बनाया था और वहां पे फिर उसके बाद में 1800 में जो आपके कलकत्ता में एक सैनिक इन लोगों ने एक तरीके से वहां पे
वो स्कूल के रूप में बदल दिया था सैनिक प्रशासन के लिए, यानी कि जो ब्रिटिश के सैनिक होते थे उनको वहाँ पे एक तरीके से शिक्षा दी जाएगी, नॉलेज दिया जाएगा कि किस तरीके से युद्ध की रणनीति तैयार करनी चाहिए। लेकिन ये बाद में इस कंपनी को यहाँ पे फोर्ट विलियम पे जो आपके कंपनी थी इसको बाद में बंद करवा दिया जाता है सिराजुद्दौला के माध्यम से। तो ये बाद में आगे आप घटना देखेंगे, जो काल कोठरी की घटना होती है उसका रीजन भी यही था, ठीक है। और कंपनी को बिना शुल्क दिए बंगाल में मुक्त व्यापार करने की यहाँ पे छूट प्रदान कर दी जाती है, जो कंपनी उसके बदले में 3000 रुपए आपके मुगल काल में भिजवाएगी बिना टैक्स दिए। यानी कि कोई भी अगर आप वहां से माल खरीद रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं, तो उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन उसके बदले आपको 3000 रुपए जो है वो आपके मुगल काल के आपके खजाने में भेजना पड़ेगा। बंबई में जो ढाले गए कंपनी के जो सिक्के थे वो पूरे मुगल साम्राज्य में वहां पे उसको जो है एक तरीके से वैधता मिल गई थी, ठीक है। और इसी तरीके से इसको कंपनी का मैग्ना काटा गया था, यानी कि जो आपके बंबई में अंग्रेजों ने सिक्के ढाले गए थे वो आके मुगल काल में जब परमिशन मिल गया था तो इसी को कंपनी का मैग्ना कार्टा बोला गया। 1661 में इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, ठीक है। चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है वो पुर्तगाल की आपके राजकुमारी थी कैथरीन के साथ में करवा दिया जाता है, ठीक है। यानी कि आपके ब्रिटेन के महाराजा चार्ल्स द्वितीय का विवाह जो है कैथरीन के साथ में करवा दिया जाता है। तो इसी के अवेज में आपके कैथरीन को दहेज में बंबई प्रांत मिलता है, यानी कि चार्ल्स द्वितीय को मिलता है उनकी शादी के अवेज में रिटर्न गिफ्ट मिलता है। तो ये रिटर्न जो गिफ्ट होता है वो 10% काल पे, यानी कि आपके एक तरीके से जो आपके ब्रिटेन का मनी होता है पौंड, उसमें 10 पौंड में वार्षिक किराए पे दे दिया जाता है, यानी कि आप 10% मुझे अपने हिस्से का हमेशा भिजवाते रहिए और आप यहाँ पे व्यापार कर सकते हैं। तो एक तरीके से जब चार्ल्स द्वितीय का विवाह कैथरीन के साथ में हो जाता है तो बंबई का प्रांत जो है वो चार्ल्स द्वितीय को मिल जाता है, जो 10 आपके पौंड वार्षिक आपके किराए के साथ में ईस्ट इंडिया कंपनी को हमेशा के लिए वो दे दिया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपके इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बाद हम फ्रांसीसी कंपनी पढ़ेंगे। तो आपको इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सबसे पहले ध्यान रखना कि कंपनी की स्थापना कब होती है, पहला व्यक्ति जो भारत कब आता है, तो आपको 1608 में ध्यान रखना है। जो हेक्टर नामक जहाज यानी कि जो ड्रैगन जहाज था उसके माध्यम से आपके कैप्टन हॉकिंस जो है वो आपके पहले व्यक्ति थे जो आपके भारत में आते हैं, जहांगीर के दरबार में जाते हैं, और वहां पे जहांगीर ने फारसी भाषा में उनसे बातचीत की और उसी से प्रभावित होकर जहांगीर ने उनको 400 का मनसबदार दिया था। तो ये ध्यान रखना है कि 400 जो आपको मनसब दिया गया था वो किस अंग्रेजी व्यक्ति को यहाँ पे दिया गया था, ठीक है। क्योंकि इसके बाद में टॉम स्ट्रो भी आते हैं आपके कैप्टन हॉकिंस के बाद में। तो आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि व्यक्ति का नाम ध्यान रहेगा तो आप ज्यादा चीजों को ऑब्जर्व कर पाओगे, ठीक है। और इसमें आपको मेन रूप से जो ध्यान देना है वो देना है कि आपके जो कंपनी जो थी ब्रिटिश की, वो ब्रिटेन ने कहा कंपनी आपने जो स्थापित की थी, ठीक है। उसके बाद में हम फ्रांसीसी कंपनी देखते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी यानी कि लुई 14वें मंत्री थे कॉलबोर्ट, ठीक है, उनके द्वारा आपके 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। यानी कि फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना जब होती है वो होती है आपके 1664 में, आपके 1664 में। ये आपको यहाँ पे जो पॉइंट है वो आपको नोट करना है, ठीक है। उसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी जो थी एक गवर्नमेंट कंपनी थी, ये आपको ध्यान रखना। जितनी भी कंपनियां आई, जितनी यानी कि 5-6 कंपनियां जो भी आपके भारत में एंटर हुई थी व्यापार के उद्देश्य से, उसमें से एक फ्रांसीसी कंपनी थी जो गवर्नमेंट कंपनी थी, यानी कि उसको पूरा प्रशासन जो था वो गवर्नमेंट के थ्रू जो भी व्यक्ति थे वो चुन के भेजे जाते थे। 1667 में आपके फ्रांसीसी कैरो के नेतृत्व में एक अभियान दल भारत के लिए भेजा जाता है, यानी कि फ्रांसीसी कैरो जो व्यक्ति थे वो आपको भारत में पहले आते हैं। और उसके बाद में 1668 में 1668 में सूरत में अपने पहले व्यापारिक कारखाने की स्थापना करते हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके आईएएस में, क्वेश्चन पूछा गया है कि फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना कहाँ पे स्थापित किया था, तो वो किया था सूरत में 1668 में किया था। 1670 में गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति प्राप्त करके मसूलीपट्टनम को ये दूसरी कंपनी बना लेते हैं।
यानी कि पहली कंपनी कौन सी हुई आपकी, तो ये सूरत की हुई, जो आपके 1668 में बनी थी। फिर उसी के एक साल बाद में ये मसूलीपट्टनम को दूसरी कंपनी बना लेते हैं, ठीक है। फिर आपके 73 में यानी 1673 में कंपनी के निदेशक फ्रांसीसी मार्टिन ने बलिकोंडापुर के सूबेदार जो थे वो शेर खां लोधी थे, उनसे पदुचेरी एक गांव प्राप्त करते हैं, जिसे आप वर्तमान में पांडुचेरी के नाम से जानते हैं। 1674 में बंगाल के सूबेदार थे शाइस्ता खां, उसके द्वारा फ्रांसीसियों को ये स्थान प्राप्त हुआ था, जिसमें चंद्रनगर की स्थापना यहाँ पे आपके की गई थी। 1701 में पांडुचेरी को पूर्व में फ्रांसीसी बस्तियों का मुख्यालय बनाया गया था, पहले पांडुचेरी को मुख्यालय बनाया गया था। उसके बाद में मार्टिन को भारतीय फ्रांसीसी मामलों में महानिदेशक नियुक्त कर दिया, यानी कि पांडुचेरी को जब इनका एक तरीके से कैपिटल बनाया गया तो उसका जो हेड बनाया गया था उसको मार्टिन को बनाया गया था। और पांडुचेरी के कारखाने में ही मार्टिन ने फोर्ट लुइस का भी यहाँ पे क्या करवाया था, निर्माण करवाया था इन्होंने। 1731 में चंद्रनगर के प्रमुख के रूप में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की नियुक्ति होती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है डुप्ले, ठीक है। यही वो व्यक्ति है जिसने आपके प्रशासनिक मामलों में हस्तक्षेप किया था, यानी कि व्यापार के उद्देश्य से भेजा गया था डुप्ले को, ना कि राजनीतिक मामलों में। लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां होती है तब डुप्ले ने उस अपनी रणनीति को राजनीतिक हस्तक्षेप में कर देते हैं, और किस तरीके से एक तरीके से डुप्ले से परेशान होकर आपकी फ्रेंच कंपनी है वापस डुप्ले को बुला लेती है, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंच में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना व्यापारिक उद्देश्य से की जाती है, लेकिन बाद में ये क्या हो जाती है, राजनीतिक उद्देश्यों में तब्दील हो जाती है। 1742 ईस्वी में फ्रांसीसियों की व्यापारिक लाभ को कमाने की तुलना में राजनीतिक उद्देश्य जो थे वो यहाँ पे ज्यादा देखने को मिलते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच में कर्नाटका के युद्ध होते हैं। कर्नाटका का युद्ध होने का जो प्रमुख कारण था वो था वहां के नवाब को लेके, ठीक है। तो जब वहां पे कर्नाटका के नवाब की मृत्यु हो जाती है तो उसी को लेके आपके अंग्रेजों ने और डुप्ले ने दोनों ने ही एक दूसरे की सहायता ली, ठीक है। यानी कि आपके जब वहां के नवाब साहब का कहीं डुप्ले ने साथ दिया तो कहीं अंग्रेजों ने साथ दिया, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इन लोगों ने दोनों ही कंपनियां जो है एक तरीके से राजनीतिक मामलों में हस्तक्षेप करने लग जाती है, ठीक है। तो किस तरीके से कर्नाटका युद्ध हुए थे ये आपको हम आगे बताएंगे। कर्नाटका युद्ध में आपके फ्रांसीसी व्यापार जो आपकी कंपनी थी वो हार जाती है, ठीक है। आखिर में जो आपकी जीत होती है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी की होती है, और वांडीवास का युद्ध होता है। वांडीवास का युद्ध, एक क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो ध्यान रखना है कि आपके जो वांडीवास का युद्ध था, ठीक है, ये आपके फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है, ठीक है। फ्रेंच और आपके अंग्रेजी कंपनी के बीच में ये होता है। तो वांडीवास का भारत में अंग्रेजी की सर्वोत्तम स्थापना हो जाती है, और 1763 में पेरिस की संधि होती है, और पेरिस की संधि के बाद में आपकी अंग्रेजी कंपनी जो है उसको साफ साफ बोला गया कि आप यहाँ पे सिर्फ व्यापार कर सकते हैं, लेकिन कोई भी कारखाना स्थापित नहीं करेंगे, कोई भी सैनिक टुकड़ी यहाँ पे नहीं रखेंगे, और हमसे बिना परमिशन के कोई भी आप काम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। तो पेरिस की संधि जब 1763 में हो जाती है तो उसके बाद में फ्रांसीसी कंपनी एक तरीके से बिल्कुल ही समाप्त हो जाती है, ठीक है। 1756 में जो फ्रांस के कुछ क्षेत्र थे जो अभी तक यहाँ पे आपके भारत में स्थापित थे, तो अंतिम में 1756 में आपके फ्रांस सरकार ने हमेशा के लिए जितने भी फ्रांसीसी बस्तियां हमारे भारत में यहाँ पे स्थापित की थी वो हमेशा के लिए भारत को सौंप के यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो फ्रेंच कंपनी के बारे में मेन ध्यान रखना है वो है आपका इसकी स्थापना कब होती है। एक बार मैं बता देती हूँ आपको, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट ध्यान रखना है क्योंकि वही क्वेश्चन जो है आपके पूछे गए हैं हमेशा, ठीक है।
कोई भी समझ में नहीं आ रहा, कोई समझने में दिक्कत आ रही है, आप अपने कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना है आपको, कंपनी की स्थापना कब होती है, एक कंपनी प्राइवेट थी या गवर्नमेंट थी, ये भी ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने सबसे पहले अपने कारखाना जो 1668 में सूरत में कारखाना खोला था, फिर जो दूसरा कारखाना खोला था वो आपका मसूलीपट्टनम में खोला था, ये भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं आपके। और उसके बाद में आपके ये 2 पॉइंट है, इसको आपको नहीं पढ़ोगे तो भी कोई काम का नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए रखे हैं। और दूसरी जो चीज है इसमें वो है आपके, ये ध्यान रखना है कि जो पहला व्यक्ति था जो गवर्नर बन के यहाँ पे भेजा था वो कौन था, ठीक है। तो वो आपके जो थे डुप्ले साहब थे, ठीक है ना। तो डुप्ले जो था वो आपका यहाँ पे गवर्नर के रूप में इसको यहाँ पे भेजा गया था ताकि वो लीड कर सके अपनी कंपनी को 1742 में। डुप्ले एक व्यक्ति था जिसने सहायक संधि अपनाई थी, ठीक है। और सहायक संधि के माध्यम से ही वो कैसे भारतीय राजनीति में एक तरीके से अपने पैर जमाने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। और वांडीवास का युद्ध आपको ध्यान रखना है जो आपके फ्रेंच और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होता है। अब एक छोटी सी कंपनी है आपकी डेनमार्क की, इसका इतना कोई रोल था ही नहीं, ठीक है, फिर भी ध्यान रखना है क्योंकि ये भी वो कंपनी थी जो व्यापार के उद्देश्य से भारत में एंटर होती है। और एक कंपनी 1616 में आपकी आती है, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। और 1620 में इस कंपनी ने आपके त्रिकोबार में जो तमिलनाडु में है, और 76 में आपके श्रीरामपुर बंगाल में अपनी व्यापारिक कोठियां स्थापित करता है। यानी कि इन्होंने 2 कोठियां स्थापित की थी, एक तो आपके त्रिकोबार में तमिलनाडु में और एक आपके श्रीरामपुर बंगाल में व्यापारिक कोठियां इन्होंने स्थापित की थी, ठीक है। जो इनका मेन जो प्रमुख व्यापारिक केंद्र था वो आपका श्रीरामपुर बंगाल ही इसका जो आपका इंपॉर्टेंट केंद्र था। और फिर 1845 में भारतीय कंपनियां जो श्रीरामपुर या श्री रामपुर और कोबार में आपके अंग्रेजों को बेचकर ये हमेशा के लिए भारत से चली जाती है। यानी कि डेनमार्क को पहले से लगा था कि यहाँ पे ऑलरेडी 2 कंपनियां जो है उलझी हुई थी, फ्रेंच कंपनी हुई, पुर्तगाल हुई, अंग्रेजी कंपनी हुई, जो अपने अपने क्षेत्रों को लेकर हमेशा इन लोगों के बीच में युद्ध चलते रहते थे, ठीक है। तो डेनमार्क कंपनी अपने सिर्फ व्यापारिक उद्देश्य के लिए आई थी, उसका बिल्कुल ही कोई ये रोल नहीं था कि नहीं मुझे राजनीतिक हस्तक्षेप में पड़ना है, मुझे वो अपने एक तरीके से उनके युद्ध से बचना चाह रही थी, ठीक है ना। तो वो एक कंपनी अपने व्यापार के माध्यम से जो इसको यहाँ पे व्यापार करने के लिए अंग्रेजों से जो भी एग्रीमेंट बने कि आप व्यापार कर सकते हैं लेकिन कोई भी कारखाने स्थापित ना करें और ना ही कोई यहाँ पे अपनी बिना परमिशन से कोई भी आप काम कर सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा के लिए 1845 में अंग्रेजों को अपनी कंपनियां बेच के हमेशा के लिए यहाँ से चली जाती है। अब हम देखेंगे कर्नाटका युद्ध। कर्नाटका युद्ध फ्रांसीसी कंपनी और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में होते हैं और उसका रीजन था डुप्ले, ठीक है। यानी कि डुप्ले और अंग्रेजी दोनों ने ही आपके जो कर्नाटका के नवाब थे उनके बीच में हस्तक्षेप किया था उनकी गद्दी को लेके, ठीक है। तो किस तरीके से इन लोगों ने अपने राजनीतिक उद्देश्यों में अपने हस्तक्षेप किया था वो हम आगे देखेंगे एक एक कर्नाटका युद्ध को। यानी कि सबसे पहले 3 कर्नाटका युद्ध होते हैं। पहला जो होता है वो आपके 1746 से 48 में होता है, दूसरा जो होता है वो 1750 से 54 में होता है, और तीसरा जो होता है आपके 1758 से 63 में ये होता है, जिसको सप्तवर्षीय युद्ध भी आपको बोला जाता है, ठीक है। प्रथम कर्नाटका युद्ध हम देखते हैं 1746 से 48 के बीच में हुआ था। उसका सबसे पहले कारण क्या था ये हम देखते हैं, ठीक है। तो इसका कारण था वो था फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में, ठीक है। ठीक है, फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार को लेकर युद्ध प्रारंभ हुआ था। यानी कि ये युद्ध जो था वो आपके भारत में नहीं है, युद्ध आपके जो था वो यूरोप में स्टार्ट हुआ था जिसका प्रभाव आपके भारत में भी पड़ा, ठीक है ना। यानी कि ऑस्ट्रिया को लेकर ये युद्ध प्रारंभ होता है और आपके जो इसके युद्ध का फ्रांसीसी आपके कैप्टन थे बार्नेट ने फ्रांसीसी जलपोत को पकड़ लेते हैं यहाँ पे। और फ्रांसीसी गवर्नर जो डुप्ले था इसने आपके फ्रांसीसी गवर्नर मॉरिसस वो आपके बुडने की सहायता से अंग्रेजों को यहाँ पे हरा देते हैं और फिर मद्रास पर फ्रांसीसियों का यहाँ पे कब्जा हो जाता है। फ्रांस व कर्नाटका के नवाब थे उनके बीच में सेंट आपके टोमे का
जो है वो युद्ध होता है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके कि सेंट थोमे का जो आपके युद्ध है वो किनके बीच में होता है, तो वो आपके फ्रेंच और कर्नाटका के बीच में होता है। ठीक है, यानी कि कर्नाटका के जो नवाब थे, जिसमें आपके अंग्रेज भी शामिल थे। ठीक है, फ्रेंच और कर्नाटका। परिणाम क्या निकलता है कि ऑस्ट्रिया के युद्ध जब समाप्त हो जाता है तो एक एक्सला-सापेल की संधि होती है। आपके एक्सला-सापेल की संधि जो है वो आपके 1748 में होती है, और इसी संधि के माध्यम से ये युद्ध जो है वो आपके समाप्त हो जाता है। ठीक है, इस युद्ध में किसी को भी ना हार होती है ना जीत होती है, दोनों ही समान थे, दोनों हारे हुए थे, दोनों ही जीते हुए थे। ठीक है, कोई किसी को बेनिफिट नहीं हुआ, नुकसान ही था। ठीक है, मद्रास जो था वो अंग्रेजों को दे दिया जाता है, और जो आपके जो इसमें आपकी फ्रांसीसी कंपनी की एक तरीके से श्रेष्ठता जो है वो सिद्ध होती है, यानी कि अंग्रेजों से ज्यादा उसको फ्रांसीसी को यहाँ पे वेटेज दिया जाता है। दूसरा जो कर्नाटक का युद्ध होता है वो 1750 से 54 में होता है। ठीक है ना, और ये होता है आपके हैदराबाद और आपके जो कर्नाटका के उत्तराधिकारी को लेके होता है। पहला युद्ध होता है वो ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी को लेके होता है, जो यूरोप में आपका जो युद्ध चल रहा था उसको लेके। दूसरा जो होता है वो होता है आपके हैदराबाद के नवाब और कर्नाटका के आपके नवाब को लेकर, उनके उत्तराधिकार को लेकर यहाँ पे युद्ध होता है। ठीक है, जिसमें अंग्रेज और फ्रेंच दोनों ने ही अपने अलग अलग पक्षों के साथ में साथ देकर यहाँ पे एक तरीके से दो गुट बन गए थे, एक अंग्रेजी का गुट और आपके फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गुट बन गया था। ठीक है, जिसमें आपके हैदराबाद के जो निजाम थे उसका नाम था आपके आसफ जा, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मृत्यु के बाद में उत्तराधिकार के पद को लेकर वहां पे विवाद शुरू हो जाता है कि कौन अगला नेक्स्ट जो है वो गद्दी पे बैठेगा। ठीक है, तो उसके लिए अंग्रेजों ने नासिर जंग जो थे उनका समर्थन किया, यानी कि जब आसफ खां की मृत्यु हो जाती है तो उत्तराधिकारी को लेकर नासिर जंग और मुजफ्फर आपके जो मुजफ्फर जंग थे उनके बीच में यहाँ पे एक तरीके से गद्दी को लेकर विवाद होता है। तो अंग्रेजों ने जो साथ दिया था वो नासिर जंग का दिया था, मुजफ्फर जंग का जो साथ देते हैं वो आपके फ्रांसीसी साथ देते हैं। ठीक है, जो कर्नाटका के नवाब थे उनकी मृत्यु हो जाती है तब। ठीक है, और जो आपके अनवरुद्दीन थे वो अंग्रेजों का समर्थन किया था, और जो संदा साहब थे वो फ्रांसीसी समर्थक थे। यानी कि समझने का मतलब ऐसे है कि जैसे दो कंपनियां बनी थी, फ्रेंच थी और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, तो इसमें आपके कर्नाटका और आपके जो हैदराबाद दोनों के उत्तराधिकारी को लेकर यहाँ पे एक तरीके से विवाद छेड़ा था। तो आपकी जो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी थी उन्होंने आपके हैदराबाद की जगह नासिर जंग का साथ दिया, और आपकी जो फ्रेंच कंपनी थी उन्होंने आपके मुजफ्फर जंग का यहाँ पे समर्थन किया था। ठीक है, इसी तरीके से जब आपका कर्नाटका का युद्ध हुआ था तो इसमें आपके कर्नाटका के युद्ध में अंग्रेजों ने अमरुद्दीन का साथ दिया था, तो फ्रेंच ने यहाँ पे आपके चंदा साहब का समर्थन किया था। ठीक है, फ्रांसीसियों ने अमरुद्दीन को अम्बेर के युद्ध में मार डाला, यानी कि अम्बेर का युद्ध होता है फ्रांसीसी। ठीक है, जो फ्रांसीसी का जो गुट बना हुआ था उन्होंने आपके अमरुद्दीन को पकड़ा और वहीं पे उसी युद्ध में मार डाला। तो इस तरीके से जब आपके अमरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है तो आपके अमरुद्दीन की मृत्यु के बाद में यहाँ पे चंदा साहब को गद्दी पे बिठा दिया जाता है। ठीक है, इसमें ये हुआ कि आपकी डुप्ले जो थे वो फ्रांसीसी कंपनी वापस आपके कंपनी फ्रेंच में बुला लेती है, क्योंकि डुप्ले की रणनीति को लेकर बहुत ज्यादा खर्चे हो चुके थे जिसके अवेज में उनको कोई भी प्राप्त नहीं हो रहा था बेनिफिट। तो एक तरीके से उनकी रणनीति को लेकर वो परेशान हो जाती है फ्रेंच कंपनी, तो इनको वापस अपने फ्रांस बुला लेती है, और उसी की जगह जो है आपके कांस डी लाली को भेजा जाता है, जो भारत की रणनीति के बारे में इतना उसको समझ भी नहीं थी। पहले से यहाँ पे अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी जो बहुत ही एक ताकतवर कंपनी थी जो रणनीति के साथ चलती थी, तो आपके काउंट डी जो लाली जो आए थे नेक्स्ट बार, उनको अंग्रेजों की रणनीति के पॉलिसी के बारे में बिल्कुल ही ज्ञान नहीं था। लेकिन डुप्ले पहले ही इस चीजों को समझ रहा था, इसी के साथ में वो कहीं ना कहीं भारत में वो राजनीतिक हस्तक्षेप तक आगे बढ़ गया था। अगर डुप्ले होता तो शायद एक कंपनी भी आगे आपके कहीं ना कहीं अंग्रेजों के आगे बढ़ती। फिलहाल हम आगे देखते हैं कि जब डुप्ले को वापस आपके बुला लिया था
तो उसकी जगह में जो आपके गोडवे जो था उसको गवर्नर बन के यहाँ पे भेजा गया था। और फिर मोहम्मद अली जो थे वो कर्नाटका का नवाब बना दिया जाता है और हैदराबाद में फ्रांसीसी कंपनी की एक तरीके से वहां पे सर्वोच्चता स्थापित हो जाती है। ये भी युद्ध जो था वो एक तरीके से अनिर्णायक ही रहता है, इसमें भी कोई किसी को ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि दोनों ही एक तरीके से अपने अपने जिस काम को लेके आई थी वो ना लेके अपनी राजनीतिक हस्तक्षेप में चल रही थी। ठीक है, तीसरा जो है कर्नाटका युद्ध वो है आपका 58 से 63 में चलता है, तो जिसमें आपका यूरोप में 1756 में एक तरीके से सप्तवर्षीय युद्ध जो है वो प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद में ये आपके 1758 में अंग्रेज और फ्रांसीसी कंपनियों के बीच में फिर एक बार जो युद्ध छिड़ जाता है। यूरोप में सप्तवर्षीय युद्ध प्रारंभ हो जाता है, लेकिन भारत में भी वापस दोनों कंपनियां वापस में लड़ पड़ती है, जिसमें आपके 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। और इसी युद्ध में सर आयरकुट ने निर्णायक रूप से यहाँ पे फ्रांसीसियों को हरा दिया था हमेशा के लिए। ये पहले भी मैंने पॉइंट बोला था कि नोट करना, जो फ्रांसीस आपके वांडीवास का युद्ध होता है वो फ्रेंच और इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसमें हमेशा के लिए आपकी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी हार जाती है, एक तरीके से यही से इनका अंत हो जाता है और हमेशा के लिए पेरिस की संधि के माध्यम से वो फ्रांस चली जाती है सारे कंपनियां बेच के भारत को। ठीक है, 1763 में यूरोप में पेरिस की संधि होती है और इसी पेरिस की संधि में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में ये युद्ध समाप्त हो जाता है और भारत में भी इसी तरीके से ये युद्ध हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है। ठीक है, फ्रांसीसियों को पांडुचेरी और अन्य क्षेत्र मिल जाते हैं और वहीं पर ये सिमट के रह जाते हैं। यानी कि जब आपकी पेरिस की संधि हो गई थी यूरोप में, तो उसके बाद में फ्रांसीसियों को हमेशा के लिए यहाँ से एक तरीके से अपने जितने कारखाने बनाए गए थे वहीं तक सीमित रखा गया और बोला कि आज आप आगे कहीं भी नए कारखाने नहीं स्थापित कर सकते, अपनी सेना को नहीं बना सकते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से फ्रांस कंपनी का यहाँ पे एकाधिकार खत्म हो जाता है और किस तरीके से फिर एक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप में एक बार ताकतवर साबित हो जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से तीनों कर्नाटका युद्ध हमने देखे। आपको तीनों कर्नाटका युद्ध में मेन जो फैक्ट ध्यान रखना है वो है आपके तीनों कर्नाटका युद्ध के क्रम, क्योंकि आज तक जितने भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है तो वो है आपकी डेट को लेके कि प्रथम कर्नाटका युद्ध कब हुआ था, सेकंड, थर्ड, और इसको मिलान के लिए आपको पूछ लिया जाएगा। ठीक है, तो आपको मेन बात है इसमें कि जितने भी स्टेट पीसीएस है उस पर डेट को लेके इशू ज्यादा रहता है। और फिर हमने अगर कर्नाटका युद्ध पढ़े हैं तो उसमें से जो मेन कीवर्ड ध्यान रखना है वो होता है कि एक्स्ट्रा की संधि कब हुई थी, तो आपकी 1948 को एक्स्ट्रा की संधि होती है। बाकी चीजें समझने की है और चीजें समझोगे तभी आप फैक्ट भी याद रख सकते हो, डायरेक्ट आप फैक्ट नहीं याद रख सकते। ठीक है, उसके बाद में द्वितीय कर्नाटका युद्ध में जो आपको ध्यान रखना है वो आपका इसमें से जो मेन चीज है वो मैं आपको बता देती हूँ। डुप्ले का भारत में प्रवेश। ठीक है, क्योंकि डुप्ले के संबंधित जो क्वेश्चन पूछा गया है वो है कि भारत में सहायक संधि सर्वप्रथम किसने अपनाई थी। ठीक है ना, तो वो आपके डुप्ले थे, जो यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो डुप्ले के बारे में ध्यान रखना है कि भारत में कब आया था, क्या उसकी पॉलिसी रही थी। और फिर आपके जो तीसरा कर्नाटका युद्ध है उसमें मेन इंपॉर्टेंट है वांडीवास का युद्ध और पेरिस की संधि कब होती है, बस इसकी डेट ध्यान रखने हैं, किसके बीच में हुआ था ये भी थोड़ा ध्यान होना चाहिए, फ्रेंच और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में था। ठीक है, अभी मैं आपको जैसे कि कुछ क्वेश्चंस बताती हूँ जो आपके यूपीएससी में या अदर स्टेट पीसीएस में भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, जैसे कि पहला क्वेश्चन था आपका, इसमें पूछा हुआ था कि हुगली को ठीक है, क्वेश्चन पूछा हुआ था कि आपकी हुगली को बंगाल की खाड़ी में किसने लूटा था। ठीक है, किसने लूटा था। एक ये जो क्वेश्चन है ये पूछा गया है आपके यूपीएससी ने पूछा हुआ है। और हुगली में जो आपके बंगाल की खाड़ी में जो आपके लूटा गया था वो पुर्तगाल लोग थे। ठीक है ना, कौन थे वो, पुर्तगाल थे। पुर्तगालों ने अपने यहाँ पे एक तरीके से इन्होंने क्या किया था, उनके जहाज को लूट दिया था।
पुर्तगाल के बारे में हमने पढ़ा था कि जब वो आपकी 1498 में वास्को डी गामा भारत पहुंचते हैं, उसके बाद में फ्रांसिस डी अल्मेडा आते हैं जो गवर्नर बन के भेजा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने आपके ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी, और ब्लू वाटर पॉलिसी के माध्यम से उन्होंने समुद्र पे एकाधिकार कर लिया था। तो उन्होंने एक तरीके से कार्टेज प्रणाली अपनाई थी। उस कार्टेज प्रणाली में साफ साफ उनको एक कार्ड जारी किया जाता था। वो भारतीय जहाज, पता होगा अकबर के जहाज को भी जाने के लिए वहां पे परमिशन चाहिए होता था, ठीक है। तो उस अगर वो परमिशन, बिना परमिशन के उस जहाज से, यानी कि उस रास्ते से अगर जाते थे, समुद्री रास्ते से, तो वो उस जहाज को या तो नष्ट कर देते थे या लूट देते थे, ठीक है ना। तो एक तरीके से कार्टेज प्रणाली को यहाँ पे फॉलो करना जरूरी था। तो मैंने एक क्वेश्चन आपको इसलिए बताया है कि आपको ध्यान रखना कि किस तरीके से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने आज आपके हमारी जो यूरोपीय कंपनियां थी, वो यूरोपीय कंपनियां आपकी पुर्तगाल हुआ, आपकी इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हुई, आपकी डच कंपनी हुई, फ्रेंच हुई, डेनमार्क कंपनी हुई, जो 5 कंपनियां थी, ठीक है, जिनका इंपॉर्टेंट रोल था आपके इंडिया में, ठीक है। तो उनको 5 कंपनियों को हमने विस्तार से आपको बता दिया है। विस्तार से यानी कि कीवर्ड ही जानना, आपको थोड़ा बैकग्राउंड आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि इससे क्वेश्चन सिर्फ फैक्चुअल पूछे जाते हैं, इतना कोई रोल आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए इसका होता नहीं है, ठीक है। बाकी आपको इसको कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है, डेट के जो भी है वो डेट आपको याद रखनी है, ठीक है। कल से जो हम प्रॉपर टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो आपके आगे से प्लासी के यूज से स्टार्ट होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, कोई भी इशू हो, तो आपको कमेंट करके सेक्शन में बताना है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। और कल की क्लास के लिए आप थोड़ा बहुत पढ़ के आइए ताकि हम अच्छे से उसको रीड कर सके। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।